हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ वाज यू ऑल। आई होप आप सभी फाइन होंगे, अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ घर पर टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। ठीक, लेकिन आप लोगों को एक चीज और बता दें कि मिड नवंबर चल रहा है और आप लोग अपने सिलेबस की ओर, जो आपका गोल है, जितना आप स्कोर करना चाहते हैं उसके टुवर्ड्स आप लोग पूरी तरीके से डेडिकेट रहिए और हार्डवर्क करते रहिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस भी आपके देखिए एक प्रिडिक्शन के बेसिस पे वो बता दिया गया है कि आपका मार्च में ही होना है, तो आप लोग मार्च के फर्स्ट वीक से ही पेपर स्टार्ट होगा, यही मान के अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम आपके स्टडी को दीजिए। ओके, जितना आप पढ़ पा रहे हैं 6 घंटे 7 घंटे जितना भी आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं करते रहिए। ठीक है, और सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर आप लर्नोपीडिया चैनल के साथ बने हुए हैं तो सोशल साइंस में जितने भी कंटेंट्स दे देंगे आपको, वो सारे कंटेंट्स आपके बोर्ड पेपर के लिए, आपके जो अपकमिंग एग्जाम बोर्ड का, उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सोशल साइंस को लेकर बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। दिसंबर लास्ट तक आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मिलने वाले हैं जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, असर्शन रीजन का एक सेपरेट वीडियो जिसपे हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, सोर्स बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका एक सेपरेट वीडियो, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। मैच द फॉलोइंग, हिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स के क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स, मैप, सारी चीजें आपको यही चैनल पे मिलेंगी, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 10 की जो हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, राइज ऑफ नेशनल हीरो, उसके 7th सीरीज को कवर करते हैं। हमने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चैप्टर के 6 पार्ट कवर कर लिए हैं और उन 6 पार्ट्स के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके उन्हें देखिए। अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखेंगे वीडियो तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इन 6 के 6 पार्ट को देखिए, आफ्टर देन आप इस 7th पार्ट को कवर करिए। इस 7th पार्ट में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका है न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 और रिवोल्यूशनरीज के बारे में। और रिवोल्यूशनरीज में आपके जूसेफी मजीनी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसेफी मजीनी। ठीक, तो वो भी इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं करते और इन टॉपिक्स के डाउट एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि 1815, मैंने आपसे बताया था ना कि यूरोप में फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होते होते फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में इतने चेंजेस आ गए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1800 में वहां पे अपनी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दी और 1804 में उसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 1815 में क्या हुआ, 1815 के बाद क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के आने से कंजर्वेटिज्म पावर को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला था। उसने पूरे के पूरे कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोगों को चैलेंज दे दिया था और उनके अगेंस्ट फाइट कर रहा था। लेकिन फाइनली 1815 के बाद जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया जाता है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज के द्वारा, कंजर्वेटिव पीपल्स के द्वारा, तो कंजर्वेटिव जो पीपल थे वो फिर से फ्रांस में और उन सभी प्लेसेस को जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने कंक्योर किया था, उन सभी प्लेसेस पर और फ्रांस पर फिर से कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, वो फिर से कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उन प्लेसेस को रीमॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया था 4 कंट्रीज के एलियंसेस ने। और वो 4 कंट्री कौन कौन सी थी, आपका प्रसा था, आपकी ऑस्ट्रिया थी, ये दोनों जर्मन के ही पार्ट थे, जर्मन कन्फेडरेशन के ही पार्ट थे। इसके बाद आपका रशिया था और इसके बाद आपका ब्रिटेन था। इन चारों कंट्रीज के एलियंसेस ने, इन चारों स्टेट्स के एलियंसेस ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में डिफीट किया और डिफीट करने के बाद उसको सेंट हेलेना आइलैंड में भेज दिया। कहां भेज दिया था, सेंट हेलेना आइलैंड में उसे भेज दिया गया पनिशमेंट के लिए, और जहां पर 1821 में उसकी मौत हो जाती है। ठीक, तो यहां से नेपोलियन बोनापार्ट का चैप्टर क्लोज। फिर से एक बात समझिएगा, ठीक है, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में इस चारों स्टेट्स के एलियंसेस ने नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करके, नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन भी प्लेसेस पे अपना ऑक्यूपेशन, अपना कंट्रोल जमा रखा था, उन सभी कंट्रोल को, उन सभी प्लेसेस को उन्होंने फिर से रीमॉडिफाई कर दिया एज पर दियर कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी।
अपनी कंजर्वेटिव विचारधारा के हिसाब से उन्होंने उन सभी प्लेस को फिर से रिमॉडिफाई कर दिया और नेपोलियन बोनापार्ट को हराकर सेंट हेलेना आइलैंड जीत लिया, जहां पे 6 साल बाद 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मौत हो जाती है। ठीक, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। एक और चीज बता दें, इस बैटल ऑफ वाटरलू को जिसने लीड किया था वो आपके ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच। याद रखना कौन थे वो, जिसने आपके इस बैटल को क्या कहते हैं, इस बैटल को जिस पर्सन ने लीड किया था वो आपके ऑस्ट्रियन के चांसलर थे जो बहुत ही बड़े कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के पर्सन थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच। ठीक, तो इन चारों स्टेट्स के एलियांसेस ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर दिया और उसको डिफीट करने के बाद उन सभी प्लेसेस पे, जिन प्लेसेस पे नेपोलियन बोनापार्ट का कंट्रोल था, उन सभी प्लेसेस को फिर से रिमॉडिफाई कर दिया एज दी कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी। कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के हिसाब से उन सभी प्लेसेस को उन्होंने फिर से रिमॉडिफाई कर दिया और इसके बाद इन सभी एलियंसेस पावर ने एक ट्रीटी की थी, एक समझौता किया था और वो समझौता कहलाता है ट्रीटी ऑफ वीना। क्या कहलाता है? ट्रीटी ऑफ वीना। तो आपको समझ में आई, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में हमने क्या देखा। अब इस टॉपिक के बाद आने क्या वाला है, तो अब आने वाला है आपका ट्रीटी ऑफ वीना। ठीक, तो अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 आपको समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में ये बताया गया कि 1815 में जब इन चारों स्टेट के एलियांसेस ने, कौन से स्टेट्स थे? ऑस्ट्रिया, प्रसा, रशिया और ब्रिटेन। जब इन चारों स्टेट के एलियांसेस ने 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट किया और डिफीट करने के बाद जिन भी प्लेसेस पे नेपोलियन बोनापार्ट का कंट्रोल था उन सभी प्लेसेस को कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के हिसाब से फिर से रिमॉडिफाई कर दिया। ठीक, तो यही आपके इस टॉपिक का मतलब है कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक, अब नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद उन्होंने कहां भेज दिया? सेंट हेलेना आइलैंड में, जहां पे 1821 में उसकी मौत हो जाती है। ठीक, और जो ये बैटल हुआ था, इस एलियांसेस पावर को लीड कर रहे थे एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच, और इसके बाद आपका होता है ट्रीटी ऑफ वीना। ये सारे के सारे एलियांसेस जो थे, एलियांसेस पावर, इन्होंने एक ट्रीटी की थी, एक समझौता किया था जिसको कहा गया ट्रीटी ऑफ वीना, और इस ट्रीटी ऑफ वीना को भी होस्ट किया था आपके ड्यूक मेटरनिच जो कि एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे। एक और चीज याद रखिएगा, इन कंजर्वेटिज्म विचारधारा के लोगों को यह भी रियलाइज हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो मॉडर्नाइजेशन किया था, अगर वो मॉडर्नाइजेशन हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो ये स्टेट पावर है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ वाटरलू 1815 खत्म होने के बाद जो ये एलियांसेस पावर ने ट्रीटी किया था, मींस ट्रीटी ऑफ वीना, इस ट्रीटी ऑफ वीना में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या डिस्कशन किया था इन एलियांसेस पावर ने, और इस ट्रीटी ऑफ वीना को भी होस्ट किया था आपके ड्यूक मेटरनिच ने, जिसने इस बैटल को लीड किया था, और ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर था। ठीक, एक और आपको छोटी सी चीज बता दूं, आप लोगों ने पावर शेयरिंग वाला वीडियो अगर देखा होगा तो पावर शेयरिंग में आपको बताया गया था बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी क्या? ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स से 80 किलोमीटर साउथ, जो ये ब्रसेल्स था, इसी ब्रसेल्स से 80 किलोमीटर अगर आप साउथ की ओर जाएंगे तो वहीं पर एक प्लेस था जिसका नाम था वाटरलू, और इसी वाटरलू जगह पर बैटल हुआ था इस एलियांसेस पावर के बीच में और नेपोलियन के बीच में। बैटल होने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि सभी जो ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग थे, इन सभी को पता था कि नेपोलियन जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये पूरे के पूरे यूरोप को कनक्योर कर लेगा। तो नेपोलियन इन सभी एलियांसेस पावर के लिए, इन सभी स्टेट पावर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। तो सभी ने एक ज्वाइंट मिलिट्री बनाई, एक ज्वाइंट आर्मी फोर्स बनाई और नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट किया। वाटरलू एक प्लेस था ब्रसेल्स से 80 किलोमीटर साउथ में। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं ट्रीटी ऑफ वीना को कवर करते हैं और देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वीना में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, अब देखिए न्यू कंजर्वेटिव्स में आफ्टर 1815 हमें कवर कर लिया, बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में हमने जाना, और मैंने आपसे ये भी बता दिया कि 1815 के बाद किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट को आपके जितने भी ये एलियांस स्टेट के लोग थे, मींस कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के जो पर्संस थे, ठीक, उन सभी ने डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद फिर से यूरोप में 1815 के बाद उन्होंने कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को रिस्टोर कर दिया उन सभी प्लेसेस पे जिन प्लेसेस पे नेपोलियन बोनापार्ट का कंट्रोल था, और उसके बाद फिर उन्होंने आपस में एक समझौता किया जो कहलाया आपका ट्रीटी ऑफ वीना। ठीक, तो ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में जानते हैं।
अब देखो वीना क्या है, वीना एक्चुअली में एक प्लेस है, ये कैपिटल सिटी है। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर की कैपिटल सिटी जो थी उसी को कहते थे वीना। तो इसी वीना प्लेस पे सारे के सारे एलियांसेस पावर मिले। और मैंने आपको बताया था ना, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मेटरनिच, जिसने आपके बैटल ऑफ वाटरलू को लीड किया था, उसी ने आपके ट्रीटी ऑफ वीना को भी होस्ट किया था। तो सारे के सारे अलियांस पावर वीना प्लेस पे मिले और उन्होंने एक समझौता किया और उस समझौते में कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जो जानना जरूरी है। पहला क्या था? पहला कह दिया गया कि द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस। फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश कर दिया गया। अब देखिए, मतलब कि 1815 तक डिक्टेटरशिप था। आपने देखा था ना क्या, 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, इसके बाद 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 1793 में डेमोक्रेसी, 1795 में डिक्टेटरशिप, इसके बाद 1795 में डायरेक्टरी 1800 में डिक्टेटरशिप और फिर 1815 से आ गई मोनार्की। तो मैंने बताया ना, 1815 के बाद आपके कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के पर्संस ने फिर से अपने आइडियोलॉजीज को उन सभी जगहों पे रिस्टोर्ड कर दिया था जिन जगहों को आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने एनेक्स किया था या जहां पे उसने अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर रखा था। ठीक, तो पहला ट्रीटी ऑफ वीना में क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। मतलब कि फ्रांस में फिर से किसी एक बर्बन डायनेस्टी के पर्सन को उठाकर किंग बना दिया गया और फिर से मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, द स्टेट बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस वर फिक्स्ड टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब फ्रांस की पॉलिटिकल बाउंड्री को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि जिस राजा को हमने यहाँ पे फिर से रिस्टोर किया हुआ है वो फिर से फ्रांस की बाउंड्री को बढ़ाने लगे, जैसा कि नेपोलियन ने किया था। ठीक, तो फ्रांस की पॉलिटिकल बाउंड्री को फिक्स कर दिया गया फ्यूचर एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, अब तीसरा देखो, तीसरा क्या कहा गया, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड टुगेदर विद बेल्जियम एंड जूना वाज गिवन टू पिडमोंट। ठीक, अब बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों एक ही पार्ट में हो गए। बेल्जियम और जो नीदरलैंड पहले अलग थे वो दोनों एक ही पार्ट में मर्ज हो गए और जो ज्यूना था वो पिडमोंट को दे दिया गया। पिडमोंट स्टेट के किंग को ज्यूना दे दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने क्या लिया, लोम्बार्दी और वेनेटिया ये दोनों आपके इटली का पार्ट थे। तो लोम्बार्दी और वेनेटिया पे आपके नेपोलियन बोनापार्ट का ऑक्यूपेशन था। ठीक है, उसने एनेक्स किया था बाद में। तो इटली का जो ये दोनों पार्ट था आपका लोम्बार्दी और वेनेटिया, ये ऑस्ट्रिया ने ले लिया। ठीक, इसके बाद सैक्सोनी आपका एक पार्ट था, इसको प्रसा ने ले लिया और पोलैंड के पार्ट को आपके ले लिया रशिया ने। तो फाइनली कहने का ये मतलब है कि ट्रीटी ऑफ वीना में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वीना में क्या हुआ कि फ्रांस में फिर से मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्टैब्लिश हो गई। फ्रांस की पॉलिटिकल बाउंड्री को फिक्स कर दिया गया ताकि ये फ्यूचर में एक्सपेंशन न कर सके। तीसरा, जो भी प्लेसेस नेपोलियन बोनापार्ट ने जीते थे, जो उन भी प्लेसेस को नेपोलियन बोनापार्ट ने एनेक्स किया था वार की मदद से, उन सभी प्लेसेस को इन सभी एलियंसेस पावर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपस में डिवाइड कर लिया। ठीक, तो अब देखते हैं एक्चुअली में मेन इंटेंशन क्या था। एक्चुअली में जो मेन एम था इस ट्रीटी का वो क्या था, द मेन एम ऑफ ट्रीटी वाज रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ करना और दूसरा सेटल द इशू अराइजेस फ्रॉम द नेपोलियनिक वार। ठीक, नेपोलियनिक वार से जो भी आपके प्रॉब्लम्स या इश्यूज अराइज हुए थे उसको सेटल करना और आपके यूरोप के पॉलिटिकल मैप को दोबारा रीड्रॉ करना, यही मेन इंटेंशन था आपके इस ट्रीटी का। और इस ट्रीटी में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आई होप आपको वो टॉपिक और ये टॉपिक दोनों समझ में आ गया हो। अब इस पर्टिकुलर वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये जानेंगे कि यूरोप में किन पर्सन्स को रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जोसेफिन मसेनी, जिनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को भी आता है, वो भी एक रिवोल्यूशनरी पर्सन थे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि यूरोपियन सोसाइटी में किनको रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था और ये जोसेफिन मसेनी थे कौन, इनके बारे में आखिर में क्यों पूछा जाता, तो उनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो देखिए न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 एंड ट्रीटी ऑफ वीना, ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इस वीडियो का रिवोल्यूशनरीज। तो आपकी यूरोप की सोसाइटी में किन पर्सन्स को रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था, तो देखिए ऑल दोस पर्सन्स हु फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड अपोज द ट्रीटी ऑफ वीना। हर वो पर्सन
जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और ट्रीटी ऑफ वीना को अपोज करता था, वो पर्सन आपका कहलाता था रिवोल्यूशनरीज। ठीक, और थोड़ा देखते हैं। दे फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटी, स्प्रेड देयर आइडियाज एंड टू ट्रेन अदर पर्संस। इन सभी रिवोल्यूशनरीज पर्सन ने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी, और सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म करने के पीछे जो इनका मोटिव था वो ये था कि और जो हमारे सोसाइटी के अदर कॉमन पीपल्स हैं उनको ट्रेनिंग देना और उनको लिबरलिज्म आइडिया के बारे में बताना कि किस तरीके से हमको लड़ना है और ये मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को खत्म करके एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना है। ठीक, आगे देखो क्या मतलब था आपके रिवोल्यूशनरी पर्संस के लिए। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, अपोज मोनार्कियल गवर्नमेंट, अपोज द सेटलमेंट ऑफ वीना, एंड रिवोल्यूशनरी वांटेड टू एस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट। रिवोल्यूशनरीज क्यों लड़ाई लड़ रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें लिबर्टी मिले, उन्हें फ्रीडम मिले, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो, ट्रीटी ऑफ वीना का पूरी तरीके से अपोज किया जाए, और वो लोग चाहते थे कि पूरी तरीके से मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम खत्म हो और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश हो। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपके यूरोप की सोसाइटी में पूरे के पूरे यूरोप में किन पर्संस को रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था? तो हर वो व्यक्ति जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था, ट्रीटी ऑफ वीना को अपोज करता था, उनको रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था। ये रिवोल्यूशनरीज क्या करते थे? बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करते थे और जितने भी अदर कॉमन पीपल्स थे उनको लिबरलिज्म आइडिया के बारे में बताते थे कि हमें कैसे क्या कहते हैं अपने आइडियाज को प्रमोट करके कैसे हमें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करके एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना है। तो इस सीक्रेट सोसाइटी में जो भी रिवोल्यूशनरी पर्सन थे वो अदर रिवोल्यूशनरी पर्संस को ट्रेनिंग देते थे, ठीक है, सीक्रेटली। ओके, और उसके बाद ये भी आप कह सकते हो कि फाइट फॉर फ्रीडम, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, इसके बाद अपोज मोनार्कियल गवर्नमेंट, अपोज द सेटलमेंट ऑफ वीना एंड वांट टू एस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट। ये इनके आइडियाज थे। जो भी पर्सन इनके सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन करते थे उनको इन्हीं आइडियाज के बारे में ही बताते थे कि हमारी लड़ाई क्यों है। हमारी लड़ाई मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, हम लोग ट्रीटी ऑफ वीना का अपोज करेंगे, हम लोग एक फ्री और क्या कहते हैं एक इक्वल सोसाइटी फॉर्म करेंगे, मींस नेशन स्टेट। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए, जब भी रिवोल्यूशनरी पर्सन का जिक्र होता है, जब भी रिवोल्यूशनरी टॉपिक का जिक्र होता है तो जूसेफी मजीनी का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि जूसेफी मजीनी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को भी आते हैं। 3 बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी पर्सन थे पूरे के पूरे यूरोप की सोसाइटी में। एक आपके जूसेफी मजीनी, दूसरे आपके जूसेफी गरबाल्डी और तीसरे आपके कावूर। और इन तीनों के तीनों पर्सन ने इटली के यूनिफिकेशन में, जब हम इटली का यूनिफिकेशन कवर करेंगे तब आपको इन तीनों के रोल्स के बारे में पता चलेगा। इटली के यूनिफिकेशन में इन तीनों ही पर्संस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक, सबसे पहला रोल और सबसे इंपॉर्टेंट रोल था जूसेफी मजीनी का, फिर गरबाल्डी का, फिर कावूर का। ठीक, तो चलिए रिवोल्यूशनरीज आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब थोड़ा सा हम लोग जूसेफी मजीनी के बारे में भी जानते हैं कि एक्चुअली ये कौन था, कहां पे इसका बर्थ हुआ था, ये क्या करता था, कैसे ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा जूसेफी मजीनी के बारे में, जो कि एक रिवोल्यूशनरी पर्सन था और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा था अपने सीक्रेट सोसाइटीज के बिहाफ पे। ठीक, देखते हैं। अब देखिए, हमने रिवोल्यूशनरीज के बारे में जाना। हमने ये जाना कि यूरोपियन सोसाइटी में किसको रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था। तो मैंने बताया कि हर वो पर्सन जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और ट्रीटी ऑफ वीना का अपोज करता था, उनको रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था। ये रिवोल्यूशनरीज पर्सन ऐसे पर्सन थे जो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करके अदर पर्संस को भी ट्रेनिंग देते थे और उनको अपने आइडियाज के बारे में बताते थे कि हमको फ्रीडम और लिबर्टी के लिए लड़ना है, हमको मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना है और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी पर्सन थे जिनका नाम था जूसेफी मजीनी। इनके ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने को आता है। ठीक, तो जूसेफी मजीनी बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी पर्सन थे। इनका जन्म हुआ था ग्वेना में 1807 में। ठीक, ये एक इटालियन पैट्रियट या आप कह सकते हो इटालियन नेशनलिस्ट थे। ठीक, ये खुद भी एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। उसका उनके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ये एज ए मेंबर भी थे। ठीक, इसके बाद देखिए, ही वाज फोर्स्ड इनटू एग्जाइल फॉर हिज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी एट द एज ऑफ 14 इन लिंगुरिया।
लिंगुरिया एक प्लेस था, वहां पे 24 साल की उम्र में इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज परफॉर्म की थी, जिसके कारण इनको फोर्स्ड किया गया था कि ये कहीं ना कहीं भाग जाकर छुप जाए, क्योंकि कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के जो लोग थे वो इनको ढूंढ रहे थे और पाते तो मार भी देते। और उसी के बेसिस पर आपके ड्यूक मेटरनिस ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर हमारे कंजर्वेटिव सोसाइटी का, हमारे कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी का कह सकते हो, या हमारे कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल ऑर्डर का अगर कोई सबसे बड़ा एनिमी है तो वो कौन है? जोसेफी मजीनी। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट आपके ड्यूक मेटरनिस ने दिया था। ड्यूक मेटरनिस ने ऐसे एग्जैक्टली बोला था कि हमारे कंजर्वेटिव सोसाइटी का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, या हमारे कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल ऑर्डर का कोई सबसे बड़ा एनिमी है या सबसे डेंजरस एनिमी, वो है जोसेफी मजीनी। क्यों बोला था? क्योंकि जोसेफी मजीनी खुद भी एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था और इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए थे, एक यंग इटली मार्सले में और एक यंग यूरोप एट बर्न। यंग इटली मार्सले में और यंग यूरोप एट बर्न, ये 2 सीक्रेट सोसाइटी इसने फॉर्म की थी, जहां पे ये बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज पर्सन को ट्रेनिंग देता था, उनको बताता था कि हमें कैसे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़कर एक नेशन स्टेट क्रिएट करना है, एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना है। इसके बाद इसने लिंगुरिया में 24 साल की उम्र में एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी की थी, जिसके कारण इसको इसके साथियों ने फोर्स किया कि तुम जाओ और कहीं पर छुप जाओ, नहीं तो कंजर्वेटिव सोसाइटी के लोग, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद मैंने आपसे बताया कि ये खुद भी एक क्या कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, कार्बोनरी का, और इटालियन पेट्रियट था, मींस इटली के यूनिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को जोसेफी मजीनी के बारे में पता चल गया हो। ये भी एक बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी था जिसने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक, तो ये था आपका पार्ट 7 या आप कह सकते हो सीरीज 7 इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब पार्ट 8 से हम स्टार्ट करेंगे द एजेस ऑफ रिवॉल्यूशन 1813 टू 1848। ठीक, तो पार्ट 8 पार्ट 9 ऐसे तब तक पार्ट्स बनाते रहेंगे जब तक पूरे चैप्टर्स कवर नहीं हो जाते। ठीक, तो बने रहिएगा हमारे चैनल लर्नोपीडिया के साथ। हम ऐसे ही आपके लिए हार्डवर्क करते रहेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि आप भी ऐसे ही हार्डवर्क करते रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये चीजें समझ में आई हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, बी सेफ एंड बी केयर।